तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई और मैंग लियार वो दोनों ही अपनी याददाश्त खो चुके होते हैं और उसकी वजह से अब वहां के विलेज के लोग वो उन लोगों की आपस में शादी करा देते हैं ताकि कभी भी फिर आगे चलकर कोई भी बंदा उन लोगों को तंग ना कर सके। मगर उन लोगों की शादी होने के बाद वो लोग कुछ दिन तो सुकून के गुजार लेते हैं, मगर अचानक से मैंग लियार को उसकी इविल स्पिरिट दोबारा से पुकारना शुरू कर देती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और वहां पे एक फिजिशियन आता है और वो आकर बताता है कि ये लड़की बीमार नहीं बल्कि ये पजेस्ड हो चुकी है, कोई डीमन है इसकी बॉडी में। और वो योंग फाई को बताता है कि तुम्हें 7 कलर फोक्स क्रिस्टल लाना होगा जिसके जरिए हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये सुनते ही योंग फाई वहां पर रानी डोंग से कहता है कि वो अब 7 कलर क्रिस्टल को लेने के लिए जा रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डू फैमिली वो योंग फाई से बदला लेने के लिए अपने एक और जीनियस डिसाइपल को भेजती है जो कि उसी रेगिस्तान में एक पोर्टल के जरिए अपीयर होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का पहले वाले वॉरियर से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और डू फैमिली के टॉप के जीनियस डिसाइपल्स में आता है। वो योंग फाई से आता ही कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल्टीवेशन किसे कहते हैं और जीनियस डिसाइपल क्या होता है। इस लड़के का नाम है डू हाउ। वो हम बाद में देखेंगे कि योंग फाई का क्या बिगाड़ता है। मगर हम दोबारा से योंग फाई को देखते हैं जो कि जंगल में एक बीस्ट को मारता है और उस बीस्ट को मारने के बाद वो उसकी बॉडी से उसका क्रिस्टल बाहर निकलता है। मगर ये क्रिस्टल उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले भी किसी डीमन को मारकर उसकी बॉडी से ऐसा कोई क्रिस्टल निकाल चुका है। और वो समझ जाता है शायद उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में कोई ऐसा काम जरूर किया है, क्योंकि वो एक कल्टीवेटर था तो उसके लिए इन बीस्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे फील हो रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर भी एक अजीब सी हीट जनरेट हो रही है। और ऊपर से मैंग लियार वो भी एक कल्टीवेटर है और उसकी बॉडी में भी कुछ अजीब सी मूवमेंट होने लगी है और वो अपना कंट्रोल खो चुकी है। मगर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर दोनों की मेमोरीज एक साथ ही कैसे गई है। पर खैर यहाँ पर योंग फाई वो अपने जिस मकसद को पूरा करने निकला हुआ था वो उस पर फोकस करता है और कहता है कि मुझे उस एंशिएंट टेंपल तक जाना होगा। इतने में उसे एक जोरदार एनर्जी बीम सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई देती है जो कि बहुत ही दूर से उसे नजर आ रही थी। और वो कहता है कि ये तो सेम उसी डायरेक्शन से रोशनी आ रही है। ये कहते ही वो फौरन से उसी डायरेक्शन की तरफ भागता है। मगर हम देखते हैं उसके जाने के बाद यहाँ पर लियोन भी वहीं पे ही आ पहुंचता है और वो लोग उस बीस्ट को वहां पे मरा हुआ देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि लगता है शायद हमसे पहले यहाँ पर चर्च ऑफ लाइट का कोई वॉरियर आया है। और लियोन का वो एंसेस्टर वहां पे मौजूद ओरा को फील करते हुए कहता है कि ये ओरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो लियोन कहता है कि एंसेस्टर अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसका एंसेस्टर कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आगे मौजूद डेजर्ट की सिचुएशन को अच्छी तरह से देख लेता हूं कि वहां पर चल क्या रहा है। ये कहने के साथ वो एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उसके जरिए वो देखने की कोशिश करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उस बड़े से डेजर्ट के अंदर योंग फाई अकेला फिर रहा होता है और वो कहता है कि क्या वो 7 कलर फॉक्स यहाँ पे इस जगह मौजूद होगी। ये तो बहुत ही अजीब सी जगह है। जैसे जैसे योंग फाई आगे बढ़ने लगता है उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि बेवकूफ इंसान, तुम कहां मरने चले आए। योंग फाई यह आवाज सुनकर वहीं पे ही खड़ा हो जाता है और सामने देखता है तो बहुत ज्यादा क्लाउड्स इकट्ठे हो रहे होते हैं और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है मैं इमोर्टल किंग हूं और मुझे लोग मुहान लेंसा कहते हैं, तुम मुझे इमोर्टल किंग कहकर पुकारो। तो योंग फाई उससे कहता है कि मेरा नाम योंग फाई है और मैं एक मछुआरा हूँ और मुझे 7 कलर डीमन फॉक्स की जरूरत है। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और उसे हील करने के लिए मुझे उस फॉक्स की जरूरत पड़ेगी। जिस पर सामने से आवाज आती है दफा हो जाओ। पर योंग फाई कहता है कि मेरी वाइफ वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसकी बॉडी से वो कर्स हटाना है तो उसके लिए मुझे हर हाल में फॉक्स को ले जाना है। वो साफ साफ उस वॉइस को मना कर देता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इतना कहने की देर थी कि एक स्केलेटन हैंड उसका पांव पकड़ लेता है। मगर योंग फाई जैसे ही जंप लगाता है तो वो उस स्केलेटन डीमन को अपने साथ ही ऊपर ले जाता है और अपने हाथ में मौजूद उस बड़ी सी कुल्हाड़ी के साथ इतना जोरदार वार करता है कि वो स्केलेटन एक ही अटैक के साथ ढेर हो जाता है। मगर
वहां पर एक के बाद एक स्केलेटन्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जो कि जमीन के अंदर से निकलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस जगह पर पूरी की पूरी एक डीमन स्केलेटन्स की आर्मी छुपी हुई थी। मगर योंगफे भी हार मानने को यहाँ पे नहीं आया था। वो अपने उसी कुल्हाड़ी के साथ एक एक करके उन स्केलेटन डीमंस को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो स्केलेटन डीमंस कोई खास ताकतवर नहीं होते तो एक अटैक भी उनके लिए काफी होता है। बल्कि वो उस कुल्हाड़ी के साथ ऐसी एनर्जी वेव्स रिलीज कर रहा होता है कि जो एक ही अटैक में बहुत सारे डीमन स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे फील होने लगता है कि इन स्केलेटन डीमंस को मारना है तो इनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने होंगे, तभी ये रुक सकते हैं, वरना ये बार बार वापस आते जाएंगे। इतना कहने की देर दी कि वो सारे के सारे एक साथ ही फिर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे चारों तरफ से घेर कर पूरी तरह से दबोच लेते हैं। जिस पर योंगफे उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों में बस इतना ही दम है? जबकि उसे वही पहले वाली वॉइस सुनाई देती है। वो वॉइस उससे कहती है कि तुम किस तरह के फिशरमैन हो जो कि रेगिस्तान में मछली पकड़ने आए हो। मगर हम देखते हैं योंगफे की बॉडी से वही रेड एनर्जी निकलती है और वो एक ही धमाके के साथ सारे के सारे स्केलेटन डीमंस को उड़ाकर फेंक देता है, जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतनी ग्रेट पावर मौजूद है। वो उसी पहले वाली वॉइस से कहता है कि मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया था, पर अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो फिर आ जाओ मेरे सामने। मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 बैटल लड़ने के लिए तैयार हूँ, या तो फिर आज तुम्हारी यहाँ पे डेथ होगी या फिर मेरी। मगर वो वॉइस कहती है चलो पहले मेरे इस बिग गाय से तो लड़कर दिखाओ। ये कहने के साथ वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन डीमन अपीयर होता है जिसने पूरी तरह से अपने आप को एक आर्मर से कवर किया हुआ होता है और पहले वाले स्केलेटन डीमंस के मुकाबले में वो काफी ज्यादा ताकतवर भी लग रहा था। इतने में हम देखते हैं वो स्केलेटन डीमन एक जंप लगाकर योंगफे के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। ये देखते ही योंगफे समझ गया था कि इसका अटैक बहुत ही पावरफुल होगा, इसीलिए वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। डीमन अटैक जैसे ही उसे आकर हिट करता है तो योंगफे को उसका काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है और वो फील करता है कि उस जमीन के नीचे कोई सीक्रेट जगह छुपी हुई है। जिस पर योंगफे कहता है अच्छा तो तुम नीचे छुपे हुए हो। ये कहने के बाद उस डीमन के प्रेशर की वजह से वो जगह फटती है और वो दोनों के दोनों फौरन से अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंदर एक और सीक्रेट ग्राउंड मौजूद होता है और वहां पर योंगफे उस स्केलेटन डीमन के सामने होता है और कहता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मगर वो डीमन कहां मानने वाला था, वो दोबारा से उस पर झपट कर उसे मारने की कोशिश करता है तो योंगफे उसके अटैक को डॉज करता है, मगर वो दोबारा से पलट कर आता है और इस मर्तबा भी योंगफे उसके अटैक से बाल बाल बचता है और अपनी कुल्हाड़ी के साथ इतना जोरदार वार करता है कि एक स्लैश अटैक के साथ वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उस पहले वाले डीमन से कहता है कि तुम सिर्फ बातें करते हो, तुम वो कुत्ते हो जो कि सिर्फ भौंक सकते हो मगर काट नहीं सकते। लगता है शायद तुम्हारी शक्ल बहुत ही भद्दी सी है, इसीलिए तुम मेरे सामने नहीं आ रहे और अपने चमचों को आगे भेज रहे हो। अगर दम है तो खुद आकर दिखाओ। इतना कहने की देर थी कि वहां पर फिर से एक ग्रीन एनर्जी अपीयर होती है और उस ग्रीन एनर्जी के साथ हम वहां पर एक और पावरफुल डीमन को अपीयर होते देखते हैं। वो ग्रीन एनर्जी असल में वहां पड़े हुए स्केलेटन बॉडीज के अंदर दोबारा से जान डाल रही थी और इस मर्तबा एक पावरफुल जनरल उसके सामने अपीयर होता है। तो योंगफे उस डीमन जनरल के अटैक को शुरू में तो ब्लॉक कर रहा होता है और उसे पता था कि ये पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर होगा और ऐसा ही होता है। वो डीमन न सिर्फ स्पीड में बल्कि स्ट्रेंथ में भी काफी अच्छा होता है और योंगफे को बहुत ही आसानी से अपने एक हाथ से ही पुश करते हुए दूर धकेल देता है। ये देखते ही योंगफे गुस्से में आकर अपनी उसी कुल्हाड़ी के साथ जैसे ही उसके ऊपर से जाकर वार करता है तो उसे फील होता है कि इसकी हड्डियां बहुत ही हार्ड हैं। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने किसी लोहे की दीवार पर अपना अटैक किया है। इतने में वो डीमन उसे पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन अपने विंग्स बाहर निकालता है और उन विंग्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ना शुरू कर देता है और उसे देखते ही योंगफे को ऐसा फील होता है कि जैसे उसने इस तरह का डीमन पहले भी कहीं जरूर देखा है, क्योंकि योंगफे की मेमोरीज में इस तरह के स्केलेटन डीमंस के स्केच अभी भी मौजूद थे, इसीलिए वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने पहले ये कहां देखे हैं। मगर वो डीमन उसे जरा भी टाइम देने वाला नहीं था। वो दोबारा से उस पे झपटते ही उसे खत्म करने के लिए एक के बाद एक वार करते जा रहा होता है, मगर योंगफे उससे अपने आप को बचाते हुए उससे दूरी बनाता है। मगर वो डीमन उसे किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं था।
जिसके बाद योंगफाई ये बात समझ जाता है कि ये डीमन ये मेरी बॉडी पर कर्स लगा सकता है। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने एक हाथ से कुल्हाड़ी से वार करता है तो उसका दूसरा हाथ उस डीमन की चेस्ट पे होता है, जिस पर उसे फील होता है कि जैसे उसके हाथ से कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। और इतने में वो डीमन योंगफाई को बहुत ही जोरदार पंच दे मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है और उस डीमन ने योंगफाई को उठाकर काफी दूर उछाल फेंका था। मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर योंगफाई का ब्लड वो उसके वेपन पर गिर जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं किसी सूरत हार नहीं मान सकता, मेंगलियार वो सिर्फ मेरे भरोसे बैठी है, अगर मैं यहाँ पे हार गया तो शायद उसका बचना मुमकिन नहीं होगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी से फिर से वही रेड एनर्जी अपीयर होना शुरू होती है, जो कि उसके डिमोनिक नेचर को किसी भी टाइम पर एक्टिवेट कर सकती थी। और योंगफाई अब बिल्कुल सीरियस हो चुका होता है और कहता है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा, जो भी मुझे रोकेगा, मैं उसे कुचल के रख दूंगा। इतना कहते ही वो दोबारा से उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है जिस पर उसका ब्लड लग चुका था और वो बहुत ही तेजी के साथ उस कुल्हाड़ी के साथ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके वेपन का अटैक अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, क्योंकि उसका डिवाइन ब्लड वो उस बैरियर को तोड़ पा रहा था जो कि स्केलेटन के चारों तरफ मौजूद था। और वो अटैक अब उसकी बॉडी को जैसे हिट करता है तो उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और योंगफाई वहां से फिर आगे की तरफ चला जाता है। आगे जाते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कि योंगफाई से कहती है कि सोचा नहीं था कि तुम मेरे यहाँ पे बिछाए हुए जाल को इतनी आसानी से तोड़ दोगे, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कम से कम भी 5th लेवल का होना चाहिए। ये सुनकर योंगफाई काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि क्या मेरा कल्टीवेशन लेवल 5th लेवल है, इसका मतलब है मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां पर एक और जायंट स्केलेटन बॉडी देखता है जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। उस बॉडी को देखने के बाद वो वहां पे मौजूद सामने उस डीमन से कहता है कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि तुम इन सारे के सारे क्रीचर्स को कंट्रोल कर रहे थे। जिसके बाद हमें वहां एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक बैरियर के पीछे खड़ा हुआ होता है और उसके बड़े बड़े हाथ और एक लंबी पूंछ होती है और उसके सर पर भी सींग होते हैं। जब हमें उसका पूरा होलिया दिखाया जाता है तो वो देखते ही योंगफाई वो हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा, अब समझ में आया कि तुम मेरे सामने आ क्यों नहीं रहे थे। इतनी भद्दी शक्ल के साथ तो मैं भी कभी किसी के सामने ना जाऊं। तुम्हारे दुश्मन तो तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। मगर वो डीमन कहता है कि ईस्टर्न कल्टीवेटर, तुम यहाँ मरना नहीं चाहते तो बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। मैं अभी भी तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बचा सकते हो। मगर योंगफाई यहाँ पे फील करता है कि इस डीमन का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे ही वो इस रूम में आया है उसके बाद से इस डीमन का बात करने का बिहेवियर और ऊपर से उसके जो किलिंग इंटेंशंस थी वो बिल्कुल बदल गई है। पहले वो योंगफाई को मारना चाहता था, अब वो चाहता है कि योंगफाई यहाँ से सिर्फ चला जाए बस। जरूर दाल में कुछ काला है, ये डीमन यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद योंगफाई कहता है कि मैं तुम्हारी वो पहले वाली टोन मिस कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ भरी हुई थी। तुम तो इतना अकड़ कर बात कर रहे थे कि जैसे तुम कोई गॉड हो। पर वो डीमन कहता है तुम्हें 7 कलर डीमन फॉक्स चाहिए ना, तुम वो लेकर यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पलट कर कभी मत आना। मैं तुम्हें उस 7 कलर डीमन फॉक्स का पता बता दूंगा कि वो कहाँ पर है। मगर यहाँ पर योंगफाई वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो कहता है कि तुमने बिला वजह मुझे मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे कोई वार्निंग तक नहीं दी थी, मुझे उसका तो तुमसे हिसाब लेना ही है। पर वो डीमन उससे जान छुड़ाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता था पर मुझे अब लगता है कि शायद तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारी किसी किस्म की कोई सेक्रिफिकेशन करूं। मगर लगता है तुम्हें ना मारने की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है, तुम अब गॉड्स के मामले में टांग अड़ाने लगे हो। तो गॉड्स का सुनते ही योंगफाई को थोड़ा सा झटका सा लगता है और वो कहता है कि गॉड्स और इमोर्टल किंग आखिर यहाँ पर है क्या? कहीं यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो गॉड्स ने छोड़ी हो। वो डीमन उससे कहता है तुम एक फिशरमैन हो ना, तुम तो चर्च ऑफ लाइट पर बिलीव ही नहीं करते। मगर योंगफाई समझ जाता है कि ये डीमन उस बैरियर से बाहर नहीं आ सकता। वो उससे कहता है कि मुझे जरा इस बीम ऑफ लाइट से बाहर तो आकर दिखाओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भी यहाँ पर कोई चीज चुराने के लिए आए थे, मगर बदकिस्मती से तुम यहाँ पर एक गॉड सील के अंदर फंस गए हो। मगर योंगफाई को ये भी फील हो रहा होता है कि इस बंदे ने पहले से ही डीमन गॉड सील को काफी ज्यादा वीक कर दिया है। वो उस डीमन से पूछता है मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन? क्या तुम कोई चोर हो? क्या तुम यहाँ पे पावर ऑफ गॉड चुराने के लिए आए हो?
और तुम्हें गॉड्स ने यहाँ पर लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये सुनते ही वो डीमन कहता है, तुम मेरे गुस्से का इम्तिहान ले रहे हो, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो योंगफे कहता है, ऐसा है क्या, जरा उस बीम ऑफ लाइट से बाहर तो आकर दिखाओ। वो डीमन उसे अभी भी गुस्से से घूर रहा होता है, जिस पर योंगफे कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी छिपकली हो। तो बस छिपकली कहने की देर थी कि वो जायंट लिजर्ड भड़क जाता है और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी वही डिमोनिक एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए डिवाइन एसेंस, मैं तुम्हें किसी सूरत यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम 5th लेवल के वॉरियर हो तो तुम मुझे हरा दोगे, ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इस बैरियर के अंदर रह कर भी क्या कुछ कर सकता हूँ। ये कहने की देर थी कि वो उसी एनर्जी के साथ फिर से एक और स्केलेटन बॉडी को दोबारा से रिवाइव करना शुरू कर देता है। और वो स्केलेटन बॉडी कोई नॉर्मल बॉडी नहीं बल्कि एक पावरफुल ड्रैगन बॉडी होती है, जो कि पूरा मैच्योर ड्रैगन होता है। और यहाँ पे हमें लियोन को दिखाया जाता है, वो अपने एंसेस्टर से पूछ रहा होता है कि आखिर ये सो कॉल्ड डिवाइन एसेंस है क्या। तो वो लॉर्ड उसे बताता है कि वो एसेंस असल में लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ है। सभी मेन गॉड्स के यहाँ से जाने के बाद ही वो यहाँ पे अपीयर हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो भी शख्स उस एसेंस को हासिल कर लेता है तो वो मेन गॉड बनेगा। और अगर तुम वो गॉड बन जाते हो तो तुम मेरी सारी रेस को दोबारा से जिंदा कर सकते हो, और वो अनडाइंग गॉड वो हमारे सामने फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पर उस टेंपल के अंदर मौजूद उस डीमन ने योंगफे के सामने जो डीमन ड्रैगन खड़ा कर दिया था, वो अपने टाइम का 7th लेवल का टॉप टियर का ड्रैगन हुआ करता था। मगर यहाँ पर योंगफे कहता है, ये काफी अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस तरह के पहले भी ड्रैगन्स को मारा है। जैसे ही वो स्केलेटन डीमन योंगफे को मारने के लिए ऊपर खड़ा होता है और अपने मुंह से फिर से वो एनर्जी रिलीज करता है, तो योंगफे उसे डॉज करके साइड पे हट जाता है। मगर वो ड्रैगन फिर भी उसकी तरफ वही एनर्जी रिलीज करते हुए उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, और यहाँ पर भी वो बाल बाल बच जाता है। मगर वो देखता है कि वो जगह बहुत ही छोटी है और योंगफे को वहां पर छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैंने पहले भी तुम्हें मारा है तो मैं यहाँ दोबारा मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और हमें दिखाया जाता है वो उसकी टेल को किसी तरह पकड़कर उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखते ही वो ड्रैगन अपनी गर्दन घुमाते हुए उस पर दोबारा से वार करता है, मगर योंगफे उस एनर्जी बीम को भी डॉज करते हुए सीधा उसके सिर के ऊपर जाकर वो कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करता है, मगर योंगफे के अटैक का कोई भी असर नहीं होता और वो उस टेल से टकराते ही वहां से दूर जा गिरता है। मगर नीचे गिरते ही अचानक वो डिमोनिक एनर्जी अपीयर होती है और वो एनर्जी एक ही अटैक में उस स्केलेटन डीमन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिससे वो जायंट ड्रैगन वहीं पे ही ढेर हो जाता है। और हम योंगफे को देखते हैं। इस अटैक के बाद योंगफे कहता है कि पता नहीं इस अटैक में ऐसा क्या था, मुझे अचानक से कुछ याद आने लगा था। जबकि वो लिजर्ड डीमन हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुम इस डीमन से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, तुम्हारे नसीब में यही मरना लिखा है। वो डीमन ड्रैगन असल में अपनी बॉडी पार्ट्स को दोबारा से एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए वही पहले वाला फॉर्म अचीव कर रहा होता है। और वो लिजर्ड डीमन कहता है कि बच्चे, तुम अभी लॉ ऑफ इमोर्टैलिटी को नहीं जानते, इसीलिए तुम मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो लॉ ऑफ इमोर्टैलिटी का सुनकर योंगफे को थोड़ा सा झटका सा लगता है और वो ड्रैगन दोबारा से गुस्से में आता है और योंगफे पर जैसे ही वो एनर्जी बीम रिलीज करता है तो योंगफे अचानक वो अपने माइंड स्पेस के अंदर चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसका माइंड स्पेस बहुत ही बड़ा है और इतने बड़े माइंड स्पेस में उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही वो अपनी फिंगर से किसी चीज को टच करता है तो अचानक उसके सामने कोई शख्स अपीयर होता है। योंगफे उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था, मगर वो असल में उसका फादर था। उसका फादर कहता है कि जब तुम अपने प्रोफाउंड स्किल्स को बिल्कुल टॉप लेवल तक कल्टीवेट कर लो तो उसके बाद तुम्हें सब कुछ भूलना होता है। मगर खुशकिस्मती ये है कि तुम ऑलरेडी सब कुछ भूल चुके हो। ये चीज तुम्हारे लिए काफी अच्छी है, अब तुम हेवन बैरियर को आराम से क्रॉस कर सकते हो, मगर उससे पहले तुम्हें रूल को फॉलो करना होगा। ये कहने के साथ वो उसकी बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देता है और उससे कहता है कि पहले तुम्हें एक डाओ बनना होगा, उसके बाद तुम ये रूल्स ब्रेक कर सकते हो। तुम्हें किसी भी फॉर्म को ट्रांसेंड करना है तो उसके लिए तुम्हें अपनी थॉट्स को भुलाना है, अपनी मेमोरीज को इरेज कर देना ही वे ऑफ डाओ है। अब तुम्हें आगे और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम फील करो, इस वाटर फ्लो को फील करके देखो। इसके जरिए तुम
लॉ ऑफ हेवन को जान जाओगे। तुमने इस वाटर फ्लो को रिवर्स करना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि परमानेंट हो। ये सब कुछ एक इल्यूजन की तरह है। तुम किसी भी चीज के फॉर्म को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यूं समझ लो कि इस दुनिया में मौजूद जितने भी लॉज हैं उन सबको ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि जितना भी फिनोमेना इस दुनिया में मौजूद है वो सारा ही इल्यूजनरी है। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है सिवाय अपने माइंड के। तुम्हारा माइंड वो खुद से ही सब कुछ खुद क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बाहर की दुनिया की जितनी भी अपीयरेंस है वो सारी की सारी हमारी माइंड की रिफ्लेक्शंस हैं। खुद को ऑब्जर्व करो, अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, इस तरह तुम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर लोगे। इतना कहने की देर थी कि हम योंगफाई के चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट होते हुए देखते हैं जो कि उस एनर्जी बीम को वहीं रोक लेता है और वो लिजर्ड डीमन उससे कह रहा होता है एक मर्तबा मैं अपने डिवाइन फॉर्म को अचीव कर लूं, उसके बाद में ऐसे हजारों ड्रैगन्स को अपने कंट्रोल में कर लूंगा और उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाकर पूरी ह्यूमन रेस का सफाया कर दूंगा। फिर उसके बाद मेरा मुकाबला करने के लिए इस दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं होगा। इतने में योंगफाई कहता है कि हर एक चीज नथिंगनेस से आई है, हर चीज नथिंग से समथिंग बनी है। इसका मतलब फिर ये है कि हमारा माइंड वो हमारी बाउंड्रीज है और मैं एक ग्रेट डाउ हूँ। अब वर्ल्ड को रीओपन करने का टाइम आ चुका है। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है कि एक न्यू रियलम को इंट्रोड्यूस कराया जाए। वो लिजर्ड डीमन देखता है कि अचानक से ये लड़का बिल्कुल चेंज हो चुका है और योंगफाई वो उस जायंट ड्रैगन स्केलेटन बॉडी के अंदर मौजूद उस ग्रीन एनर्जी को खींचकर अपनी तरफ निकालता जा रहा था और कुछ ही देर के अंदर सारी एनर्जी उसके हाथों में आ जाती है और वो स्केलेटन ड्रैगन पूरी तरह से डेड हो जाता है। जिसके बाद योंगफाई वो सारी ग्रीन एनर्जी डिस्ट्रॉय करके उस एनर्जी को हवा में ही बिखेर देता है और कहता है कि अब मैं कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और साथ में वो उस डीमन लिजर्ड से भी कहता है कि कल का सूरज तुम देखोगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। ये कहने के बाद अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि योंगफाई ने वो अपनी ट्रू मार्शल रियलम को भी अचीव कर लिया है, जिस पर वो डीमन भी हैरान हो जाता है कि ये लड़का इतनी आसानी से ट्रू मार्शल रियलम कैसे क्रिएट कर सकता है। अब तो ये अपना एक सीक्रेट वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। और योंगफाई वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा रूल चलेगा। ये कहने के बाद वो अपने एक हाथ से ही उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देता है तो वो बैरियर पूरी तरह से क्रैक होने लगा था और वो लिजर्ड डीमन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, मगर योंगफाई से कहता है कि ये मत समझ लेना कि तुम मुझे हरा दोगे, क्योंकि मैं एक इमोर्टल किंग हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ मौजूद सारे के सारे स्केलेटन्स को एक बार में ही सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, जिससे मेरी सोल फायर वो हमेशा जलती रहेगी और दिन में दोबारा से इस दुनिया में अपीयर हो जाऊंगा। तो योंगफाई कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे फ्लैश एंड बॉन्ड्स को अलग कर दूंगा और तुम्हारी सोल को इस तरह डिस्ट्रॉय करूंगा कि वो दोबारा से कभी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगी। ये कहते ही वो अपनी फिंगर्स के जरिए ही उस डीमन पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करके उसे हर्ट करता है, जिस पर वो डीमन कहता है कि इस स्मॉल रियलम के अंदर हर एक चीज को रूल को फॉलो करना पड़ता है, मगर इन रूल्स को ब्रेक करने का एक और तरीका भी मौजूद है और वो तरीका है इस सील को ब्रेक करना। ये कहने के बाद वो बड़े बड़े आग के गोले उसकी तरफ थ्रो करता है जो कि सीधा उस ग्राउंड में आकर गिरते हैं और हर तरफ आग लगा देते हैं। और वो डीमन कहता है कि चाहे इसके लिए मुझे अपने हजारों सालों की कल्टीवेशन को दांव पर ही क्यों ना लगाना पड़े, मैं हर हाल में इस सील को ट्रिगर करूंगा और इसे ब्रेक करके ही रहूंगा, चाहे मैं खुद यहाँ पे मारा क्यों ना जाऊं, मगर तुम्हारी हड्डियां वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगी, तुम भी यहीं पे ही दफन हो जाओगे। इतना कहने के साथ वो डीमन पीछे पड़े हुए उस बॉक्स को और उसके ऊपर लगी उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और योंगफाई उस एनर्जी वेव की वजह से थोड़ा सा पीछे को हट जाता है और वो देखता है कि वो सील टूट चुकी है और उसके अंदर से एक अजीब सी पर्पल एनर्जी बाहर निकलने लगी है। और देखते ही देखते वहां पर एक अजीब तरह का कोई आर्टिफैक्ट अपीयर होता है जो कि एक आई की तरह लग रहा था। उसे देखते ही वो लिजर्ड डीमन कहता है कि ये तो एक अंडरवर्ल्ड गॉड का स्टेटस है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।